इनकम फ्रॉम सैलरी के इस 19वें भाग में आपका पुनः स्वागत। इस भाग में हम आयकर अधिनियम के लीव सैलरी एनकैशमेंट अर्जित अवकाश वेतन से संबंधित नियमों को जानने का प्रयास करेंगे। एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसिप्लिन नॉर्मली एवरी एम्प्लॉय इज अलाउड सर्टेन पीरियड ऑफ लीव with pay every year. Such leave may be availed during the year or accumulated by the employee. The accumulated leave lying to the credit of an employee may be availed subsequently or encashed. When an employee receives an amount for waiving leave lying to his credit, such amount is known as leave salary encashment. कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान सेवा शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रदान किए जाते हैं। ये अवकाश या तो कर्मचारी द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं या सेवा शर्तों के अनुसार उपभोग नहीं किए जाने पर या तो अवकाश समाप्त हो जाता है या उसके स्थान पर अर्जित अवकाश अवधि में जोड़ दिए जाते हैं या इनके स्थान पर नगद राशि प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार के अर्जित अवकाशों का नगदीकरण सेवाकाल के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भी किया जा सकता है। लीव सैलरी एनकैशमेंट अर्जित अवकाशों का नगदीकरण धारा 10 उपधारा 10 ए में इसके एग्जम्पशन से संबंधित कर छूट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नंबर 1, इफ लीव सैलरी एनकैशमेंट इज रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। Leave encashment received at the time of termination of superannuation or resignation, then exemption is available up to the following limits. In case of central government or state government employee, excluding employee of a local authority or statutory corporation, then leave salary encashment is fully exempt. In case of any other employee, least of the following shall be exempt: A. Actual amount received. B. Maximum 3 lakhs. C. 10 months average salary. And D. Average salary multiplied by leaves at the credit of an employee. Leaves cannot exceed 30 days for every completed year of service. अर्जित अवकाश वेतन से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, सेवा काल के दौरान प्राप्त अवकाश वेतन। सेवा काल के दौरान प्राप्त किया गया अर्जित अवकाश का वेतन सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर सरकारी। सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश वेतन। इस दशा में प्राप्त अवकाश वेतन संबंधी नियम इस प्रकार है। सरकारी कर्मचारियों की दशा में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन पूर्णतः कर मुक्त होता है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों में स्थानीय सत्ता और वैधानिक निगमों के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है
गैर सरकारी, अर्ध सरकारी एवं स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों की दशा में। सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि तक कर मुक्त होता है। ए, वास्तव में प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की राशि। नंबर 2, अधिकतम सरकार द्वारा अधिसूचित राशि जो वर्तमान में 3 लाख रुपए है। सी, 10 माह का औसत वेतन के आधार पर वेतन। डी, सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश की अवधि का औसत वेतन के आधार पर वेतन। कर्मचारी को एक वर्ष में 30 दिन से अधिक का अवकाश मिलता है तो अधिकतम एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश ही मानना है। सेवानिवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश ज्ञात करके उसके औसत वेतन के आधार पर वेतन ज्ञात करेंगे। और शेष रहे अर्जित अवकाश का अर्थ है एक वर्ष के सेवा काल में 30 दिन की अवधि को मानते हुए उसमें से वास्तव में जितना अवकाश ले लिया गया है उसे घटा दिया जाएगा। Notes related to calculation of exemption of encashment of earned leave। अर्जित अवकाश वेतन की कर मुक्त राशि की गणना करने के संबंधित कुछ स्पष्टीकरण या नोट्स। नंबर 1, salary includes basic pay, dearness allowance to the extent it forms part of retirement benefits and percentage wise fixed commission on turnover। यहाँ वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता जो सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है तथा कमीशन यदि विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है को सम्मिलित किया जाएगा। If leave encashment is received by an employee from more than one employer in the same previous year or in different previous years, the aggregate maximum amount exempt from tax on account of leave salary cannot exceed 3 lakhs। यदि गत वर्ष में कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता के यहाँ से अर्जित अवकाश वेतन की प्राप्ति हुई है तो सभी की कुल मिलाकर कर मुक्ति की सीमा 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। If the employee had received leave encashment in any one or more earlier previous year and had availed of exemption in respect of such amount, then the limit specified above shall be reduced by the amount of exemption availed earlier। यदि कर्मचारी को पूर्व में अन्य किसी नियोक्ता के यहाँ से अर्जित अवकाश वेतन मिला है और कोई राशि को पूर्व में कर मुक्ति के रूप में प्राप्त कर चुका है तो ऐसे पूर्व में प्राप्त कर मुक्ति की राशि को 3 लाख रुपए की अधिकतम राशि में से कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही गत वर्ष के लिए अधिकतम कर मुक्ति होगी। Leave salary or leave encashment received by the legal heirs of the deceased employee is not at all taxable in the hands of his legal heirs। यह बात हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और एक बार वापस याद करने के दृष्टिकोण से देखते हैं। अर्जित अवकाश वेतन की राशि या छुट्टियों के नकदीकरण की राशि जो एक कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है वह उत्तराधिकारियों के हाथों में कभी भी कर योग्य नहीं होगी, वह सदैव उनके लिए कर मुक्त होगी। एक बात और ध्यान देना है, अर्जित अवकाश वेतन जिस वर्ष में
वास्तव में प्राप्त होता है उसी वर्ष में ये सभी कर से संबंधित प्रावधान लागू किए जाएंगे। सेवा की अवधि को पूर्ण वर्षों में ही लिया जाएगा, वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाएगा। जैसे यदि एक कर्मचारी ने 16 वर्ष और 10 माह की नौकरी की है तो अर्जित अवकाशों के नकदीकरण की कर मुक्ति की गणना करने के लिए सेवा अवधि 15 वर्ष मानी जाएगी। अगला हमें पढ़ना है पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन और पेंशन की एक मुश्त राशि से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों के बारे में। Pension means a periodical payment received by an employee after his retirement. पेंशन एक सामयिक भुगतान है जो एक कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोक्ता से प्राप्त होता है। On certain occasions, employer allows to withdraw a lump sum amount as the present value of पीरियडिकल पेंशन। कुछ परिस्थितियों में नियोक्ता द्वारा एक मुश्त राशि इकट्ठी पेंशन के बदले में जो उसको भविष्य में प्राप्त होती उसके वर्तमान मूल्य के आधार पर दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। When pension is received periodically by employee, it is known as अनकम्यूटेड पेंशन। जब कर्मचारी को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होती है तो उसे अनकम्यूटेड पेंशन के नाम से बुलाया जाता है। ऑन द अदर हैंड, पेंशन रिसीव्ड इन लम्प सम इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन। जब पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त कर ली जाती है तो इसे कम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। सच lump sum amount is determined considering factors like the age and health of the recipient, rate of interest, etc. इस एक मुश्त राशि की गणना कर्मचारी की स्वास्थ्य, उसकी उम्र तथा प्रचलित ब्याज की दरों को ध्यान में रखते हुए गणन की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में, यानी जहां पर पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त नहीं हुई है, वह नियमित रूप से अवधि अनुसार कर्मचारी को प्राप्त होती है। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। नियमित रूप से प्राप्त होने वाली पेंशन यानी अनकम्यूटेड पेंशन चाहे सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारियों को, सभी के लिए पूर्णतया कर योग्य होती है। केस बी, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Commuted pension received by a government employee is fully exempt from tax under section 10 subsection 10A1. Note: government employee here includes employee of central or state government, local authority, as well as employee of statutory corporation. Judges of the High Court and the Supreme Court are also entitled to the exemption. As per circular number 623 dated 6th January 1992, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों अथवा स्थानीय सत्ता अथवा केंद्र अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी भी निगम के कर्मचारियों
अथवा किसी सार्वजनिक संस्थान में लगे हुए कर्मचारियों तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त पेंशन की एकमुश्त राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। Now let us see about third case, case C. Commuted pension received by an employee who also received gratuity. सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A2। अब हम गैर सरकारी कर्मचारियों के उस वर्ग के बारे में बात करते हैं जिसको एक मुश्त पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी भी प्राप्त हुई हो। 1/3 of total pension which SSC is normally entitled for commuted is exempt. Tax point, it is immaterial whether the employee is covered by the Payment of Gratuity Act or not. यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी की राशि भी मिली है तो वह साधारणतया संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके 1/3 भाग को एकमुश्त राशि तक कर मुक्त किया जाता है। अर्थात जितनी राशि उसने प्राप्त की है और यदि वह अपनी संपूर्ण पेंशन के बदले में एकमुश्त राशि प्राप्त करता उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके जो राशि प्राप्त होगी इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे कर मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। केस डी। उसके पहले एक कर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त होने का अर्थ है चाहे वह कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, यानी दोनों ही परिस्थितियों में चाहे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत उसको ग्रेच्युटी दी गई हो या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होने पर ग्रेच्युटी दी गई हो, दोनों ही परिस्थितियों में ग्रेच्युटी प्राप्त होने पर कम्यूटेड पेंशन से संबंधित ये नियम ही लागू होंगे। केस डी। Commuted pension received by an employee who does not receive gratuity। अब हम उस कर्मचारी के बारे में बात करते हैं जिसको पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त हुई है परंतु जिसे ग्रेच्युटी का हकदार नहीं माना जाता है, यानी जिसे ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है। 1/2 of total pension which SSC is normally entitled for commuted is exempt। यानी संपूर्ण पेंशन के बदले यदि एक मुश्त राशि प्राप्त होती तो उसका आधा भाग तक की राशि कर से मुक्त घोषित की गई है। हम इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई है, उसको 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। उसने अपनी 2/3 पेंशन के बदले में 2/3 का मतलब 6,667 10,000 इंटू 2/3 के बदले में 3 लाख रुपए प्राप्त किए। अब हम देखते हैं यदि वह पूरे 10,000 रुपये कम्यूट करवा लेता तो उसको प्राप्त होता 3 लाख इंटू 3/2। संपूर्ण पेंशन यानी 10,000 रुपये के बदले में एक मुश्त राशि उसको प्राप्त होती 4,50,000 रुपये। अब यहाँ पर कर मुक्ति की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो उसको वास्तव में प्राप्त राशि हुई है 3 लाख रुपये और संपूर्ण पेंशन एक मुश्त करवाने पर उसको मिलते 4,50,000 रुपये, इसका हाफ, इसका आधा 2,25,000 रुपये।
इन दोनों में से जो कम राशि है वह कर मुक्त होगी, यानी 2,25,000 रुपये कर मुक्त होंगे, और 3 लाख रुपये प्राप्त हुए उसमें से 2,25,000 रुपये की कर मुक्त राशि घटाने के पश्चात 75,000 रुपये कर योग्य होते। यहीं पर यदि उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी मिली होती तो हम 4,50,000 रुपये का हाफ नहीं करके 1/3 करते, और 4,50,000 रुपये का 1/3 होता 1,50,000 रुपये। वास्तव में उसको प्राप्त हुए हैं 3 लाख रुपये, तो 1,50,000 रुपये कर मुक्त होते, और 3,50,000 रुपये में से कर मुक्त राशि 1,50,000 घटाने के बाद जो शेष राशि बचती उस पर 1,50,000 रुपये पर आयकर अधिनियम में कर लगाया जाता। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण ध्यान देने योग्य है। पेंशन रिसीव्ड बाय ए विडो और लीगल हेयर ऑफ ए डिसीज्ड एम्प्लॉय शैल नॉट बी taxable as salary but taxable under section 56 as income from other sources. Further we will discuss in detail in chapter income from other sources. यदि पेंशन कर्मचारी को न मिलकर उसकी विधवा अथवा उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है तो वह वेतन शीर्षक में कर योग्य न होकर धारा 56 के अनुसार अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। इसके बारे में हम डिटेल से चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य स्रोतों से आय शीर्षक चैप्टर में अध्ययन करेंगे। व्हेन कम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल। जब पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त की जाती है तो धारा 89 के अंतर्गत रिलीफ प्राप्त की जा सकती है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टैक्सेबल। संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त पेंशन कर मुक्त है, कर योग्य नहीं है। फर्दर पेंशन रिसीव्ड बाय ए विडो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक्स ऑफिशियल्स फ्रॉम यूएन जॉइंट स्टाफ पेंशन फंड इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त कर्मचारी पेंशन फंड में से यदि कर्मचारी के विधवा या उनके लीगल हेयर्स को जो यूनाइटेड नेशंस के पूर्व कर्मचारी है प्राप्त होती है तो वह भी कर मुक्त घोषित की गई है। नेक्स्ट आता है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। रिट्रेंचमेंट मीन्स कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर। कर्मचारी को कोई क्षतिपूर्ति श्रमिकों की संख्या में कमी करने अथवा छटनी करने के समय प्राप्त होती है, अथवा नियोक्ता के उद्योग बंद होने के कारण श्रमिक को सेवा से हटाए जाने के फलस्वरूप कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उसे छटनी पर प्राप्त कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति कहा जाएगा। सामान्यतः छटनी के अतिरिक्त जब तक आयकर अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान नहीं है, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से किसी भी नाम से कोई राशि यदि किसी क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है तो ऐसी प्राप्त संपूर्ण राशि वेतन शीर्षक की आय मानी जाती है, वह पूर्णतया कर योग्य होगी। परंतु छटनी के कारण यदि कर्मचारी को कोई भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो धारा 10 उपधारा 10B में उसे कर मुक्त करने से संबंधित आवश्यक प्रावधान दिए गए हैं। Any compensation received by a worker at the time of retrenchment is exempt to the extent of minimum of the following.
A. Actual amount received, B. 5 lakh rupees maximum, or an amount calculated in accordance with the provisions of Section 25 FB of Industrial Disputes Act 1947. Under the said act, a workman is entitled to retrenchment compensation equivalent to 15 days average pay for every completed year of service or any part thereof in excess of 6 months. Notes number 1. In case where the compensation is paid under any scheme approved by the central government, nothing shall be taxable. Number 2. Compensation received by a workman at the time of closing down of the undertaking in which he is employed is treated as compensation received at the time of his retrenchment. क्षतिपूर्ति की राशि निम्न में से जो राशि सबसे कम हो तक करमुक्त होती है वह शेष राशि वेतन शीर्षक की कर योग्य आय में सम्मिलित की जाएगी। नंबर ए, क्षतिपूर्ति की वास्तव में प्राप्त राशि, बी, अधिकतम 5 लाख रुपए, सी, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफ सबसेक्शन बी उपधारा बी के अनुसार गणना की गई राशि। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत छटनी पर श्रमिक को सेवा मुक्त करने पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। सेवा की शर्तों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक की सेवा अवधि को 1 वर्ष के रूप में माना जाएगा तथा 6 माह तक की सेवा अवधि को छोड़ दिया जाएगा। इन सब की गणना हेतु प्रतिदिन औसत वेतन की गणना छटनी होने वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह के कुल वेतन में कैलेंडर दिनों का भाग देकर ज्ञात की जाती है। यदि कर्मचारी को साप्ताहिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 4 सप्ताह का औसत वेतन लिया जाता है, किंतु यदि कर्मचारी को दैनिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 12 दिनों के वेतन का औसत लिया जाएगा। वेतन में बोनस, ग्रेच्युटी एवं कर्मचारी के कल्याणार्थ स्थापित किसी कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर सभी नगद अथवा सुविधा के रूप में मिले पारिश्रमिक को सम्मिलित किया जाता है। सुविधाओं का मूल्य उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर लिया जाएगा, न कि कर योग्य राशि के बराबर। इसी प्रकार भत्तों की भी सकल प्राप्त राशि ली जाएगी, न कि कर योग्य राशि। हम इसको और विस्तृत से समझने का प्रयास करते हैं। छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि निम्न कर्मचारियों के लिए कर मुक्त नहीं होगी, अर्थात प्राप्त राशि पूर्णतया कर योग्य होगी। ए, जो मुख्यतः प्रबंधक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त हो, बी, जो अधीक्षक सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त हो तथा प्रति माह वेतन 10,000 रुपये से अधिक प्राप्त करते हों, सी, जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो किंतु कार्य मुख्यतः प्रशासक या प्रबंधक के रूप में करता हो। यदि कर्मचारी को छटनी के अतिरिक्त अन्य कारणों से नौकरी से हटाया जाए अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नौकरी से हटाया जाए व कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए तो ऐसी क्षतिपूर्ति पूर्णतः कर योग्य होगी। यदि छटनी पर क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी नियम या योजना के अंतर्गत किया जाता है तो ऐसी प्राप्त क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि कर से मुक्त होगी। इसी प्रकार दुर्घटना में अपंग होने या मृत्यु होने पर जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति अधिनियम 1948 वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1948 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होता है। जैसे भोपाल गैस दुर्घटना के समय कार्यरत कार्मिकों को जो भुगतान किया गया था।
कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों को दुर्घटना में अपंग होने पर या मृत्यु होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पूर्णतः कर मुक्त होती है। नेक्स्ट, कंपेंसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्राप्त नगद राशि, क्षतिपूर्ति की राशि, अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। If an employee accepts retirement willingly in lieu of compensation, then such retirement is known as voluntary retirement. Voluntary retirement compensation received or receivable by an employee is eligible for exemption subject to the following conditions. Conditions for exemption: compensation is received from specified employer, compensation is received as per voluntary retirement scheme VRS framed in accordance with prescribed guidelines. An amount of exemption will be equal to least of the following: actual amount received as per guidelines or maximum 5 lakh rupees. Let us discuss guidelines framed in Rule 2BA. Number 1, VRS scheme must be applicable to all employees other than director who have either completed age of 40 years or has completed 10 years of service. This condition is, however, not applicable in case of an employee of a public sector company. Such scheme must be framed to reduce the number of employees. The vacancy caused by VRS is not to be filled up. The retiring employee is not to be employed in another company or concern belonging to the same management. The amount of compensation does not exceed A, the amount equivalent to 3 months salary for each completed years of service, or B, salary at the time of retirement multiplied by the balance month of service left. Note, salary here means basic salary plus DA if forms a part of retirement benefit plus fixed percentage of commission on turnover last drawn. Any company or any authority established under central, state or provincial act, or a local authority or a cooperative society or a specified university or an Indian Institute of Technology IIT or any state government or the central government or notified institution of management IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Calcutta, IIM Lucknow and the Indian Institute of Foreign Trade New Delhi or notified institution. Tax point: voluntary retirement compensation received from the employer, being an individual, firm, HUF, AOP, etc., is fully taxable in the hands of the employee. Where compensation is allowed to an assessee under this section in any assessment year, then no deduction is allowed in any subsequent assessment years. It means deduction under this section is allowed once in lifetime of an assessee. Where any relief has been allowed to an assessee under section 89 in respect of voluntary retirement, no exemption shall be allowed under this section. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि 5 लाख रुपए की सीमा तक कर मुक्त होती है यदि कुछ शर्तों को पूरा कर दिया जाए। नंबर 1, क्षतिपूर्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हुई हो। नंबर 2, क्षतिपूर्ति जो विशिष्ट नियोक्ता जिनका कि
डिक्लेरेशन किया गया है के द्वारा भुगतान की गई हो और वे विशिष्ट नियोक्ता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्रीय, राजकीय, प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालय, भारतीय तकनीकी संस्थान अथवा अधिसूचित प्रबंध संस्थान। एक कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर एक सहकारी समिति, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार तथा ऐसी संस्था जिसे किसी राज्य या भारत सरकार ने महत्व का घोषित किया हो। क्षतिपूर्ति सेवानिवृत्ति की किसी योजना के अनुसार प्राप्त की गई हो जो निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई हो और ये मार्गदर्शी सिद्धांत इस प्रकार है। यह योजना ऐसे कर्मचारी पर लागू होगी जिसने सेवा के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हों या 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यह योजना संस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जिसमें कर्मचारी के निदेशकों को छोड़कर सभी श्रमिक व अधिकारी सम्मिलित किए जाएंगे। यह योजना इसलिए तैयार की गई हो कि जिसमें कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में कमी की जा सके। इस योजना के कारण जो स्थान खाली हो जाएगा उसे वापस नहीं भरा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक ही प्रबंध की किसी अन्य कंपनी अथवा संस्था में पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देय राशि निम्न में से जो कर मुक्त कम होगी वह कर मुक्त होगी और शेष राशि कर योग्य होगी। नंबर 1, सेवा किए गए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन अथवा सेवा काल के शेष बचे प्रत्येक माह के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाला मासिक वेतन। नंबर 3 और 4 ऑटोमेटिकली लेने हैं। वास्तविक प्राप्त राशि और अधिकतम 5 लाख रुपए। नियोक्ता अपने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बना सकता है। यहाँ वेतन से अभिप्राय मूल वेतन से होगा, किंतु यदि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन अथवा निवृत्ति लाभों के हेतु वेतन माना जाता है तो उसे भी सम्मिलित किया जाएगा तथा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर प्राप्त कमीशन को भी सम्मिलित किया जाएगा। सेवा अवधि में सम्मिलित केवल संपूर्ण वर्षों को ही लिया जाएगा, यानी वर्ष का एक भाग यदि हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि कर मुक्ति का लाभ कर्मचारी को अपने जीवन काल में एक बार प्राप्त हो चुका है तो उसे दोबारा कभी नहीं प्राप्त होगा, यानी जीवन काल में केवल एक ही बार कर मुक्ति का फायदा लिया जा सकता है। सेवानिवृत्ति योजना में प्राप्त राशि के कर योग्य भाग पर यदि धारा 89 में कर राहत ली जाती है या कर्मचारी लेना चाहता है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से प्राप्त पूरी राशि कर योग्य वेतन में सम्मिलित की जाएगी, अर्थात कर्मचारी को दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। या तो वह धारा 89 के अंतर्गत राहत प्राप्त करे, रिलीफ प्राप्त करे या इस धारा के अंतर्गत कर से मुक्ति प्राप्त करे। धारा 89 के अंतर्गत राहत किस प्रकार ज्ञात होती है वो आगे आने वाले अध्यायों में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगा। धन्यवाद।